Welcome to student at Universal E-Learning, and I am your physics teacher Faisal Shehzad. Today we are discussing the topic that is very important, product of two vectors. Half portion is discussed in previous lecture, that is scalar product, and now we are discussing the application of scalar product in the form of examples 2.4 and 2.5. These examples are very important for long as well as short question. लॉन्ग में अगर स्टूडेंट आपको पूछी जाएगी तो 3 मार्क्स की आएगी, और अगर एग्जाम्पल में पूछी जाएगी, शॉर्ट में एग्जाम्पल आएगी तो वो 2 मार्क्स की होगी। तो स्टूडेंट हम चलते हैं 2.4 एग्जाम्पल की स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ें, बिकॉज एग्जाम्पल्स या न्यूमेरिकल दोनों ही वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एग्जाम्पल 2.4 की स्टेटमेंट पे आ जाएं। अ फोर्स F is equal to I plus 3j units has its point of application from point A to the point B. Find work done. That is very important example for short and long both. अब देखें यहाँ पर फोर्स आपको गिवन है, डाटा में अगर आप देखें F is equal to I plus 3j, एक्चुअली फोर्स के यूनिट होते हैं न्यूटन, लेकिन यहाँ पर आपकी बुक में उसने लिखा हुआ है यूनिट्स, तो हम भी ऐसे ही यूनिट्स लिखेंगे। तो अब स्टूडेंट आते हैं पॉइंट ए से बी की तरफ मूव करवा रहे हैं। अब पॉइंट ए का अगर मैं पोजीशन वेक्टर कह देता हूँ आर, ए से बी की तरफ जा रहे हैं, इसका पोजीशन वेक्टर मैं कह देता हूँ R1। तो स्टूडेंट इसका पोजीशन वेक्टर बनेगा, देखें 1 जो है, जो पहला वेक्टर होता है ये x के अलॉन्ग होता है, और जो ये दूसरा पॉइंट होता है ये y के अलॉन्ग होता है। ये दो कोऑर्डिनेट्स हैं, तो 1 को हम लिखते नहीं हैं, तो जब आप इसको पोजीशन वेक्टर की शक्ल में लिखेंगे तो i कैप और इसके साथ 3j कैप आ जाएगा। अब इसी तरह इसके पोजीशन वेक्टर को R2 स्टूडेंट कह देते हैं 5i कैप प्लस 7j कैप। तो स्टूडेंट आपके पास जो है आ गया 5i कैप और 7j कैप अकॉर्डिंग टू द पॉइंट। अब हमने फाइंड आउट करना है वर्क डन। यू आर एक्चुअली फाइंड आउट वर्क डन। अब वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए वर्क डन को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट W के साथ, इज इक्वल टू फाइंड एज वी नो बाय द डेफिनेशन ऑफ वर्क डन अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल ऑफ डॉट प्रोडक्ट वी कम टू नो डैट W इज इक्वल F डॉट D। W इज इक्वल F डॉट D। तो अब स्टूडेंट F डॉट D है तो D हमारे पास होना चाहिए। D एक्चुअली है कि हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में भी पढ़ा है, D इज इक्वल R2 माइनस R1। तो स्टूडेंट R2 आपके पास है 5i प्लस 7j, ये हमने लिख लिया, माइनस R1 जो है उसकी वैल्यू i प्लस 3j, ये बाहर माइनस लिखा हुआ है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, i को माइनस प्लस जो है वो माइनस हो गया, i को i में सॉल्व करें। मतलब यहाँ पर अगर आप देखें इस i के साथ हमने सॉल्व किया, आपने ये दायरे नहीं लगाने, ये आपको समझाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो 5i में से एक i गए तो 4i रह गए, और प्लस 7j में से माइनस 3j गए तो प्लस 4j आ गए, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है। तो स्टूडेंट ये मैंने d निकाल लिया, क्योंकि मुझे चाहिए था d और f, और f तो मुझे गिवन है क्वेश्चन में, डेट इज़ f, और f जो है वो आपको गिवन था स्टेटमेंट में, लेकिन d गिवन नहीं था। तो स्टूडेंट पहले हमने d निकाल लिया। तो d निकालने के बाद आप देखें वर्क डन का फॉर्मूला मैंने यूज़ किया है, W इज इक्वल F डॉट डी, W इज इक्वल F की वैल्यू यहाँ से पुट की, डॉट D की वैल्यू पुट की। तो आप देखें डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, x कोफिशिएंट को x के साथ मल्टीप्लाई, मतलब i के साथ जो होता है वो x कोफिशिएंट, और j के साथ जो होता है वो y कोफिशिएंट। ये लाइनें आपने नहीं लगानी, या आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो i के साथ 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, दरमियान में प्लस लगाएंगे, 3 को मल्टीप्लाई करें 4 से, 4 2 8, 4 3 12, 12 और 8 कितनी हो गई 20, और वर्क डन के यूनिट एक्चुअली में होते हैं न्यूटन मीटर, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट आपको यूनिट्स कोई भी नहीं गिवन, इस फोर्स के साथ भी उसने यूनिट्स लिखा है, यहाँ पर भी एक्चुअली यूनिट्स ही है। वैसे तो डिस्प्लेसमेंट के यूनिट मीटर हैं और फोर्स के यूनिट न्यूटन है, तो यहाँ आने चाहिए थे न्यूटन मीटर। अगर आपको वेक्टर के चैप्टर में यूनिट ना गिवन हो
तो स्टूडेंट हमने जब भी कोई स्केलर लिखना है, क्योंकि स्केलर का मतलब होता है मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड का मतलब होता है नंबर एंड यूनिट, तो यूनिट्स आपको लिखना पड़ेगा W इज इक्वल 20 यूनिट्स। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 2.5 दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग, very very important for long. This numerical same as this example is same as the numerical number 2.11। मतलब ये एग्जाम्पल अगर आप कर लेंगे तो स्टूडेंट आप अपनी बुक का न्यूमेरिकल नंबर 2.11 जो है वो इजीली सॉल्व कर लेंगे। अब आते हैं इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी। आपकी बुक में ए के साथ वैल्यू लिखी हुई है, बी के साथ मैंने ना उसको अलग अलग लिख दी है, मतलब कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, स्टेटमेंट जैसी मर्जी लिखी हो, आपने वहाँ से डाटा ढूंढना होता है रिक्वायर्ड और सोल्यूशन निकालना होता है। हम आते हैं, उसने कहा है कि ए फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए। अब देखें हमने स्केलर प्रोडक्ट में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया था प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का मतलब होता है ए कॉस थीटा। अब बाय डेफिनेशन ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल ए डॉट बी, पहला वेक्टर ए इसकी मैग्नीट्यूड, दूसरा वेक्टर बी दूसरे की मैग्नीट्यूड, डॉट को रिमूव किया तो कॉस थीटा। ये याद रखने के लिए बता रहा हूँ, लेकिन डॉट प्रोडक्ट में एक्स कंपोनेंट इफेक्टिव होता है, इसी वजह से स्टूडेंट यहाँ पर आपके पास कॉस थीटा आता है। तो अब यहाँ से स्टूडेंट आपने निकालना है कॉस थीटा, वाई? क्योंकि वो कह रहा है प्रोजेक्शन ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी, इट मीन्स प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी आपने फाइंड आउट करना है। तो यहां से मैंने प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी निकाल लिया, दैट इज ए कॉस थीटा। तो अब इधर से बी अलहदा करना पड़ेगा, बी इधर आके डिवाइड, तो ए कॉस थीटा आ गया ए डॉट बी डिवाइडेड बाय बी। अब ए डॉट बी पहले निकाल लें, फिर आप बी निकाल लें। बी एक्चुअली क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। देखें स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग में इस चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने आपको डिस्कस किया था कि स्टार्टिंग में आपके पास जो है वो एक्चुअली में क्या होता है कि आपके पास स्टार्टिंग के अंदर जो है आपको बताया था कि बी जो है सिंपल लिखा हो तो वो मैग्नीट्यूड है, अगर इसके ऊपर एरो लगाऊंगा तो वो वेक्टर फॉर्म में है, तो ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है। और ये आपके पास ए डॉट बी है डिवाइडेड बाय बी, जो ए कॉस थीटा है, ए कॉस थीटा है प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी या ऑन बी, तो वो ए कॉस थीटा आ गया। तो ए डॉट बी यहाँ पर भी हमने सीखा है कि एक्स कोफिशिएंट एक्स से मल्टीप्लाई होते हैं, वाई कोफिशिएंट वाई से होते हैं और जी कोफिशिएंट जी के साथ होते हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट आ जाएं, एक्स कोफिशिएंट कौन सा है? यहाँ पर ये 2 है और इधर 3 है, मतलब 2 × 3। और वाई कोफिशिएंट कौन सा है? -8 और -4, तो दरम्यान में प्लस आ गया -8 को -4 से। के कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये 12 से -12 से मल्टीप्लाई होगा। और 3 को 2 से किया 6 आ गया, माइनस माइनस प्लस, 8 को 4 से किया 32 आ गया, माइनस प्लस माइनस, -12 को 1 से किया 12। अब 32 और 6 कितने हो गए? 38, और -12 वैसे ही 38 में से 12 गए तो स्टूडेंट मेरे पास ए डॉट बी 26 आ गए। नो, ए डॉट बी हमने फाइंड आउट कर लिया। तो अब स्टूडेंट हमारे पास क्या रह गया? बी। तो बी की मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आपको पहले भी डिस्कस किया हमने, एक्स कोफिशिएंट का स्क्वायर, जिसकी भी मैग्नीट्यूड आपने फाइंड आउट करनी है। ए की निकालनी है ए, बी की निकालनी है बी के लिहाज से, सी है सी, एफ है तो एफ है, आर है तो आर के लिहाज से। अब यहाँ पर वेक्टर बी है तो बी का एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर स्टूडेंट, बी का वाई कंपोनेंट का स्क्वायर स्टूडेंट, बी का जी कंपोनेंट का स्क्वायर। तो अब आ जाते हैं बी वेक्टर के ऊपर। ये था स्टूडेंट बी वेक्टर। अब बी वेक्टर जो है आई के साथ जो लिखा हुआ है वो आपके पास एक्स कंपोनेंट है, जे के साथ जो लिखा हुआ है वो वाई कंपोनेंट है, और के के साथ जो है वो एक्स कंपोनेंट है। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक्स कंपोनेंट, के के साथ जो सॉरी वो है जी कंपोनेंट, आई के साथ जो लिखा हुआ है वो 3, तो 3 आ जाएगा एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, जे के साथ क्या है -4, तो यहाँ पर आ गया -4, के के साथ क्या है -12 आ गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस का भी स्क्वायर लें तो वो भी पॉजिटिव हो जाता है, -4 का स्क्वायर 16, -12 का स्क्वायर 144,
तो इन सबको एडअप किया 169, तो b मेरे पास आ गया 169 का अंडर रूट स्टूडेंट 13 और इसके साथ आ गया यूनिट्स। अब a cos थीटा क्या था, a डॉट बी डिवाइडेड बाई b, तो स्टूडेंट a डॉट b कितना है 26 और b कितना है 13, 13 1 13 2 26, ये मैंने कट कर दिया तो a cos थीटा आ गया 2। ये था हमारे पास 2.5 एग्जाम्पल। तो दीज आर एग्जाम्पल एक्चुअली एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट एज वेल एज स्केलर प्रोडक्ट। ये दोनों एग्जाम्पल्स जो हैं वो हमें समझा रही हैं कि डॉट प्रोडक्ट को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में, या इन दोनों डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का जो स्टूडेंट यूज़ है वो एक्चुअली में आप इंजीनियरिंग में जाकर इसका यूज़ काफ़ी हद तक देखेंगे कि वैसे भी जो वेक्टर्स हैं उनका यूज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। एक्चुअली में डायरेक्शन और जो है वो मैग्नीट्यूड देखी जाती है हर क्वांटिटी में, तो उनको हम वेक्टर कहते हैं। अब आते हैं स्टूडेंट इसका सेकंड पार्ट जो है वेक्टर प्रोडक्ट्स में हमने दो देखे थे पार्ट, एक था स्केलर प्रोडक्ट और एक था वेक्टर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट को तो हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने डिस्कस किया स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन, उसके बाद फिजिकल इंटरप्रिटेशन, फिर उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स को कंप्लीट करने के बाद इनकी एप्लीकेशन में दो एग्जांपल थी 2.4 एंड 2.5। अब हम आ जाते हैं वेक्टर प्रोडक्ट विच इज़ आल्सो कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट अगर पेपर में क्रॉस का नाम भी लिखा होगा तो वो भी जो है वो आप समझेंगे कि ये जो है वो वेक्टर प्रोडक्ट ही है। तो क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट जो है वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड, जब दो वेक्टर्स को ज़रब करें, गिव अ रिजल्टेंट क्वांटिटी when two vectors are multiplied, give a resultant vector quantity is called vector product. It is represented by the symbol of cross. क्रॉस का मतलब जैसे स्टूडेंट आप देखें स्टार्टिंग में मैंने समझाया था कि साइंटिस्ट जो हैं वो क्या कर रहे कि जब उन्होंने दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट किया तो उन्होंने देखा कि बाज़ औक़ात जो है वो आंसर स्केलर आया और बाज़ औक़ात जो है वो वेक्टर आया। तो इसलिए ये दोनों मिक्स ना हो जाएं, तो स्केलर को उन्होंने डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया और जो वेक्टर था उसको क्रॉस से कर दिया। लेकिन डॉट और क्रॉस दोनों का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। अब दोनों मिक्स ना हो जाएं इसलिए हम ऐसा कर रहे थे। अब आ जाते हैं, हम फर्ज करते हैं कि हमारे पास दो वेक्टर हैं a एंड b। देयर आर टू वेक्टर्स a एंड b आर टू वेक्टर्स, सो द वेक्टर प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज, हमेशा याद रखें a क्रॉस b इज इक्वल टू, अब इसको भी स्टूडेंट हम सीखेंगे कि वाई देयर इज ओनली साइन नो कोस थीटा, कि यहाँ पर साइन थीटा क्यों आ रहा है, कॉस क्यों नहीं आ रहा। इस टॉपिक से आगे टॉपिक है टॉर्क। टॉर्क में हम डिस्कस करेंगे कि साइन थीटा क्यों आ रहा है, एग्जाम्पल से आपको समझ आएगा। अब यहाँ पर आप देखें ए बी साइन थीटा जो है डेट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, और एन कैप क्या है, ये एक्चुअली में आपको डायरेक्शन बता रहा है क्रॉस या वेक्टर प्रोडक्ट की। अब एन कैप का नाम होता है नॉर्मल वेक्टर, एन कैप होता है नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, अ परपेंडिकुलर वेक्टर, अ परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ वेक्टर्स, मतलब कोई वेक्टर्स हैं दो, इन दो वेक्टर्स, ये दो वेक्टर्स हैं आपके पास, इन दो वेक्टर्स के ऊपर जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा, ये परपेंडिकुलर वेक्टर को हम क्या कहेंगे, नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल का वर्ड जब भी आए वेक्टर्स की फॉर्म में या वैसे भी, तो नॉर्मल को हम जनरली जो है वो परपेंडिकुलर की फॉर्म में देखते हैं। अब इस डायरेक्शन को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसकी स्टेटमेंट है डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है। हाउ यू कैन डिटरमिन और डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, कि आप वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन जो है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए स्टूडेंट यहाँ पर मैंने ये राइट हैंड बनाया है, तो राइट हैंड रूल जो है वो इसमें यूज़ करते हैं।
अगर स्टूडेंट आते हैं यहाँ पर पहली डायग्राम को अगर आप गौर से देखें तो ये मैं निकाल रहा हूँ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ए इज द फर्स्ट वेक्टर एंड बी इज द सेकंड वेक्टर। इसमें ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने फर्स्ट वेक्टर जो है वो कौन सा है, बी क्रॉस ए भी हो सकता है, तो ए इज द फर्स्ट वेक्टर। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं, ये अगर आप इस डायग्राम को देखें कि ये जो है ये ब्लू जो है इसको ए कह दिया है और इस ब्लैक को आप कह दें ये बी है। कर्ल द फिंगर फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकेंड वेक्टर बाय कीपिंग थंब इरेक्ट विद स्मॉलेस्ट पॉसिबल एंगल। एक देखें ये बाहर वाला एंगल बन रहा है, ये एक्सटर्नल एंगल है, और एक इनके दरमियान में एंगल है। तो कर्ल द फिंगर ऑफ योर राइट हैंड फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकेंड वेक्टर बाय कीपिंग थंब इरेक्ट। तो आप देखें ये डायरेक्शन आ रही है टूवर्ड्स यू, आपकी तरफ, या आउट ऑफ पेज आ रही है। और अगर बी क्रॉस ए हो, इसी को मैंने बी कहा था, तो फर्स्ट वेक्टर आ गया बी, सेकंड वेक्टर आ गया ए, तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो डायरेक्शन इनवर्ड बनेगी। लेकिन ये 3D फॉर्म में है तो उस तरह बन नहीं सकती। यहाँ पर एक्चुअली में ये देखें इस तरह अगर रखे हों, दो प्लेन के ऊपर पड़े हों, ये बॉक्स जो है कोई प्लेन शो कर रहा है, जैसे एक ट्रे है, उस ट्रे के अंदर आपने दो वेक्टर रख दिए, ये दो वेक्टर हैं, कोई भी यहाँ पर दो वेक्टर हैं, ये दो वेक्टर हैं, ये प्लेन है, ये मेरा हैंड जो है दिस इज़ अ प्लेन। तो फर्स्ट वेक्टर जो है वो ब्लू है जो ए है, और जो ब्लैक है ये मेरे पास जो है वो सेकंड वेक्टर है। तो कर्ल द फिंगर ऑफ योर राइट हैंड थ्रू स्मॉलेस्ट पॉसिबल एंगल फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर बाय कीपिंग थंब इरेक्ट। थंब को सीधा रखना है। अब थंब जो है वो इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। और अगर बी वेक्टर हो, बी क्रॉस ए, तो बी हमारा फर्स्ट हो गया है और ए हमारा सेकंड वेक्टर है। तो बी से आप उंगलियां रोटेट करवाएं ए की तरफ, तो थंब जो है वो डाउनवर्ड है। तो इट मीन्स इस केस में वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। जैसे स्टूडेंट हमने करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी डॉट प्रोडक्ट की, इसी तरह क्रॉस प्रोडक्ट की भी हम डिस्कस करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। इन दोनों डायग्राम्स को अगर आप ध्यान से देखें, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन अपवर्ड है, बी क्रॉस ए जिसमें फर्स्ट वेक्टर बी है और सेकंड वेक्टर जो है वो ए है। तो फर्स्ट से आपने सेकंड की तरफ उंगलियां रोटेट करवाई तो थंब नीचे है। यहाँ पर मैंने राइट हैंड बनाकर शो करवाया है कि फिंगर्स जो हैं वो रोटेट करेंगी फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर, और थंब इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ एन कैप या डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। एक्चुअली ये एन कैप ही जो है वही डायरेक्शन बताता है। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास 2.4 एग्जाम्पल, 2.5 एग्जाम्पल एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट आल्सो कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको ये लेक्चर सुनने के बाद एग्जाम्पल्स में भी और वेक्टर प्रोडक्ट के इंट्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इजाज़त दें, आपका अपना टीचर फैसल शहजाद, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।